होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लैंपिंग का मतलब ऐसे जो होल्डिंग वाले टूल्स होंगे जिसके थ्रू हम चीजों को पकड़ सकते हैं, बॉडी के ऑर्गन, स्किन, कोई भी चीज को। ऑक्लेडिंग का मतलब है ऑक्लेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑक्लेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट। इसी सीक्वेंस में ऑलरेडी हम लोग जो लास्ट क्लास हमारी बीती है वो मिक्सचर फॉरसेप से लेकर के हमने कंप्लीट कर रखा है। मिक्सचर फॉरसेप क्या था, एक रिकैप में है सिंपल कि मतलब दो चीजों का मिक्सचर था, यानी कि ये कर्व भी है और स्ट्रेट भी है ना। यहां तक आपका स्ट्रेट था और यहां से जाकर के ये कर्व हो गया था, जिसकी एंगल आपको यहां दर्शाया गया था, ये सीधा वाला 90 डिग्री पे था और बाकी जो जहां से कर्व हो गया वो 75 डिग्री पे था। ऐसे हम कर सकते हैं, अगर दोनों चीजें एक ही सीजर में या एक ही कैली में मिल गया हमको, तो मान लेंगे कि वो क्या है, एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है ना। अब अगले सीक्वेंस में बात करते हैं एक्शन फॉरसेप। ओके, एक्शन फॉर दिस में हम इसको टॉन्सिल स्कैंडिट या फैंसी क्लैंप बोलते हैं। टॉन्सिल क्यों बोला गया है, चलिए इसके आगे देखते हैं रीजन। ये ना क्लैंप करता है वेजल्स को डीप वोंड में, या होल्ड कर सकता है टॉन्सिल स्पेंजस। स्पंज को पकड़ने वाला, स्पंज को टॉन्सिल की तरह ऊपर ऊपर लगा रहता है ना, टॉन्सिल अपनी देखे हैं आप लोग, यस वैसे ही रहता है बिल्कुल ये। तो इसका काम क्या है कि ब्लड वेजल को गहरे जगह पे, यानी ऐसी जगह जहां पेट के एकदम अंदरूनी में किसी भी ब्लड वेजल्स को पकड़ के रखना है, तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडसन फॉरसेप, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में देखा जाए ये हल्का सा कर्व होगा, फाइन कर्व होगा और स्ट्रेट पूरा होगा ये। चलिए देखते हैं, ये रहा, हाँ ये ठीक है, ये बस हल्का सा कर्व है, बाकी क्या है, स्ट्रेट है, बिल्कुल मिक्सचर वाले की तरह है। ओके, उसके बाद है ग्लैम्सल इंटेस्टाइनल क्लैंप। देखिए इसके नाम से पता लगता है कि इंटेस्टाइनल को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए ये काम करता है। कोई इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है कि जब हमारी आंत कुछ ऐसे ही होती है ना, ये अगर जो किसी वजह से परफोरेट का मतलब है अल्सर हो जाए और ये बाहर फूट जाए, मुंह बना ले, बाहर की तरफ मुंह बना ले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफ्यूरेशन बोलते हैं। परफ्यूट करना यानी कि उसमें से लीकेज हो जाना। इसका ग्लासमैन के नाम से जाना जाता है, ग्लासमैन इसका दूसरा नाम है इस फोर्सेप का। बेसिकली ये पूरी तरह से प्लेन होता है। अगर जो इसमें जॉस होते तो आपको पता है ना कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, कट सकता है, बहुत ज्यादा दबा दिया आपने तो कट सकता है, इसलिए ना ये सॉफ्ट होता है। बेसिकली ये सॉफ्ट होता है और बहुत लॉन्ग होगा, और इसके बहुत फायदे हैं सॉफ्ट होने की वजह से। ओके ठीक है, बाउल्स को पकड़ने के लिए, बाउल समझते हैं ना, इंटेस्टाइनल को नॉर्मली हम लोग बाउल्स बोलते हैं, या स्टोमक वाले हिस्से को हम लोग भी बाउल्स बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन के तौर पर कैन बी स्ट्रेट या कर्व हो सकता है, हैज ए कार्डियो ग्रिप इनर जॉस। इनर जॉस का मतलब है जॉस होते हैं लेकिन बहुत फाइन होते हैं, एकदम फाइन होते हैं, बट एट्रोमेटिक होते हैं। एट्रोमेटिक का मतलब है इजीली पकड़ सकते हैं और ये घातक नहीं होते हैं। डॉइन इंटेस्टाइनल क्लैंप, ये भी बिल्कुल सेम है, बस इसका थोड़ा सा क्या है, ओके इसका क्या है कि कैन बी कर्व्ड या स्ट्रेट, या इसके स्मूथ इनर जॉस होते हैं, उसके भी इनर जॉस होते हैं, लेकिन द जॉस आर कर्व्ड विद द रबर शॉर्ट्स, और जो इसके जॉस होंगे ना ऊपर एक रबरिंग की तरह कोटिंग होगा, जो एकदम पतली वाली इंटेस्टाइन को इजीली पकड़ सके, तो उसको डैमेजेस ना हो। नॉर्मली ना आप फोर्स से किसी कपड़े पे दबा देंगे ना तो कपड़े पे दाग पड़ जाता है, उसके दांत का या जॉस के दाग पड़ते हैं, ऐसा ना पड़े इसलिए इसको लाया गया। द शू लेसेस आर द टेबुलर वोवन कॉटन दैट स्लिप ओवर द इंटायर जॉस। वो शू लेसेस का मतलब है वो एक रबर का लगा होता है ऊपर ही, जो पकड़ने में काम होता है, बाद में हम उसको यूज कर लेते हैं, बाद में निकाल लेते हैं यूज करने के बाद, लेकिन वो जब जॉस के ऊपर ही लगाया गया होता है, और जिससे कि बहुत सॉफ्टली हम इंटेस्टाइनल को पकड़ सकें, इसलिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके यहां से आपका पूरा वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं कटिंग पे। ठीक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देख लेते हैं, एक एक लाइन एक एक स्लाइड्स के बारे में जानने से पहले देख लेते हैं। ओके, कटिंग और डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। कटिंग का मतलब क्या होता है, काटने वाली चीजें, मतलब किसी चीज को अगर जो एक पीस ऐसा है उसको काट के अलग करना हो तो कट बोलते हैं। डाइसेक्टिंग का मतलब है एक ऊपर वाले से दो तीन परत में, जैसे एक परत ये है दूसरी परत ये है, दोनों ऐसे, तो हम एक को काट लिए, एक कट हो गया।
तो दूसरे वाले को भी अलग हिस्सों में यदि काट के, मतलब ऐसी चीज को काट रहे हो जिसमें दो हिस्सा बन रहा हो, जिससे अंदर का हम देख सकें, वैसे पोजीशंस को हम लोग वैसे डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज को दो हिस्सों में काट के अलग अलग कर दे, ठीक है, उसको हम डाइसेक्टिंग बोलते हैं। डाई का मतलब होता है डबल, सेक्टिंग का मतलब है सेक्शन करना, हाँ, काटना। ठीक है, ओके। यूज्ड टू इंसीज, डाइसेक्ट एंड एक्साइज टिश्यूज। ओके, कटिंग इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली देखा जाएगा कि सम सिंगल या डबल रेजर शार्प एजेस होंगे या ब्लेड्स होंगे। मतलब जो काटने वाला का दो ही चीज तरह के होंगे। कैंची होगी जिसके एजेस, एजेस का मतलब समझते हैं किनारा, किनारे उसके शार्प होंगे, या ब्लेड होगा, दो ही चीज होगी। ठीक है, ओके। कटिंग इंस्ट्रूमेंट में सिंगल या डबल रेजर होंगे। रेजर समझते हैं ना, सिंपल, जो काटने में काम आता है। वो शार्प एजेस होंगे या तो उसकी डायरेक्ट ब्लेड होगी। शार्प एजेस का मतलब है स्कैल्पेल, जो सर्जरी के लिए यूज करते हैं ना वो, हाँ वो चीज है, उसी की बात हो रहा है। तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, स्कैल्पेल के बारे में पढ़ेंगे, सीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑस्टियोटोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या है? ऑस्टियोटोम्स। ऑस्टियोटोम्स का मतलब है, ये अर्थराइटिस केस में देखा जाता है इसको बेसिकली। डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम लोग कटिंग एजेस, जिनके कटिंग एजेस होंगे और वेराइटी ऑफ डिजाइन में होंगे, जैसे क्यूरेट्स, कोन, टिप, डाइसेक्टर, बायोप्सी या बायोसिफोर्सिस, हम सब देखेंगे सब। चलिए, ये बहुत फेमस है मायोसीजर्स। इसके दोनों क्या होते हैं? ये ब्लंट होते हैं मायोसीजर्स में। ओके, स्ट्रेट मायोसीजर, स्ट्रेट का मतलब है कर्व नहीं है ना, सीधा सीधा है 90 डिग्रीज पे एकदम। यूज टू कट द सूचर। सूचर कट का मतलब क्या होता है? वो जो सिलने वाला धागा होता है ना, हाँ, अरे मैंने हिंदी लिख दिया। धागा, घाव सिलने वाला, ये ऐसे ही बोलते हैं ना, गांव तो नहीं हो गया ना ये, घाव, घाव, ओके, राइट, घाव, ठीक है ना, घाव सिलने वाला धागे की बात करते हैं, और सुई, ठीक है, उसी को हम लोग सूचर बोलते हैं। दोनों को मिला करके हम लोग सूचर बोलते हैं नॉर्मली। तो जब हम टाका लगा रहे होते हैं, सूचरिंग कर रहे होते हैं, तो काटना पड़ता है ना, छोड़ तो देंगे नहीं हम लोग। एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा थ्रेड रह जाएगा उसको काट के निकाल लेंगे। तो बेसिकली वैसे चीजों को काटने के लिए हम इन सब सीजर का यूज करते हैं। इसीलिए इसके जो ब्लंट होता है एकदम, ये जो सामने है ना, एकदम से ये ब्लंट होता है। अगर ये ब्लंट नहीं रहा, हालांकि ये ब्लंट होना चाहिए, ओके फाइन, सूचर काटने के लिए पर एक्चुअली सूचर जो काटने वाला होता है ना, एक साइड ब्लंट होगा और एक टिप होगा, ये हल्का सा ऐसे होगा, और एक ऐसा टिप होता है, क्योंकि धागे के बीच में बैठना भी पड़ता है, तभी काटता है। ओके, वो बताया है कि ये जो है सूचर काटने के काम आएगा। सूचर यानी कि ऐसे चीजें काट सकते हैं जो इजीली कपड़े की बनी होगी, उसको भी काट सकते हैं। हेवी सीजर विद स्ट्रेट ब्लेड्स इंस्ट्रूमेंट यूज द वेरी टिप ऑफ द सीजर व्हेन कटिंग सूचर, slightly rotate scissor to visualize the notch or appropriate length of the suture till that will be remains। वो यही कह रहा है कि वह सूचर उसी को काटा जाएगा जो बच जाता है या रिमेन्स हो जाता है, रिमेन्स रह जाता है, उसी को हम लोग काटते हैं, ठीक है। Caution, it is important to always check the screw to ensure the fully tighten and prevent। ओके, इस कैंची की एक खासियत क्या होगी कि यहाँ पर ये जो स्क्रू सेट है ना, इसको हर बार देखना पड़ेगा सर्जरी से पहले, या किसी चीज को काट के हम वैसे नॉर्मली चेक करते हैं। जब ऑपरेशन जाते हैं ना, तो नॉर्मली एक धागा लिए छोटा सा काट के देख लेते हैं, क्योंकि ना ये अगर ये स्क्रू ढीला हो गया धोने में, ऊपर नीचे रखने में अचानक से गिर गया हो, स्क्रू ढीला होगा और मौके पर आप सिल रहे हो, काट नहीं पा रहे, तो दूसरी सीजर ढूंढेंगे, हो सकता है वो स्टेराइल न हो, है ना, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को पहले हम लोग देख लेते हैं, बहुत बारीकी से देखा जाता है एक एक इंस्ट्रूमेंट को एज ए ओटी टेक्नीशियन। जब आप जैसे यूज कर लिए, एक बार इसको यूज कर लिए है, तो फिर हम इसको धुल देते हैं नॉर्मली, धुल के सुखा के फिर स्टेराइल करते हैं ना, स्टेराइल समझते हैं ना, स्टेराइज करने के बाद तब हम अपने पास लेके आते हैं ओटी टेबल पे जहां पर ऑपरेशन होने वाला हो। तो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले एक एक चीज को हम लोग जो है देख लेते हैं, एकदम थरोली चेक कर लेते हैं।
जैसे काटने वाली होगी काट के चेक कर लेंगे, बहुत सारी वो फोर्सेप होते हैं पकड़ने वाले, हो सकता है वो आगे जाके जहां पर ऐसे पकड़ता है ना वो ये ब्लड ऐसे करने के बावजूद भी ऊपर रह जा रहा है, फर्क पड़ जा रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग बारीकी से सर्जरी से पहले देख लेते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान आप चीजों को डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि आगे वाला ना सर्जन के साथ साथ जो बेहोशी देख रहा होता है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ना ड्रग इंटरेक्शंस, तो हम ऐसे ही रिस्क में रहते हैं कि अगर जो उस मरीज को कुछ हो गया तो ऐसे ही लंबा निकल लेगा। तो उससे पहले हम सारी चीजों को ना तरोली चेक कर लेते हैं। हमारे पास हम लोग लिस्ट भी बनाते हैं, आपको बताया गया होगा और भी टीचर्स द्वारा, कि जब ऑपरेशन के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ आते हैं ना, तो हम पहले ही ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी होती है को लिख लेता है कि टोटल कितने फोर्सेप लाए हैं हम, है ना, कितने सीजर्स लाए हैं, कितने आर्टरी वाली चीजें लेके आए हैं। ये सारी चीजें हम ना एकदम नोटेड होता है, उस कॉपी पे नोट कर लेते हैं, उसको टैग, अगर जो खराब है तो उसको टैग लगा के रख देना होता है। ये पढ़े होंगे आई थिंक आप लोग। इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो आपके कोई सामान, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट उसके पेट में छूट न जाए, या जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें छूट न जाए। इवन हम लोग गाज पीस भी रिमाइंडर करके रखते हैं, क्योंकि जब हम निकालते हैं ना ड्रम से, तो डायरेक्ट मरीज वाले ऑपरेशन के टेबल पे नहीं रखते हैं, हम एक ट्रे में रखते हैं जहां से डॉक्टर उठाएगा। तो ट्रे में रखते ही हम लोग गिन लेते हैं कि 5 हमने निकाले हुए। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये एकदम ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है, सर्जन की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत भी केयरफुल एकदम रहना होता है। अब सोचिए अगर जब मिस्टेक होगा तो डॉक्टर ही फंसेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप पे भी बात आएगी, है ना, क्योंकि हमारे ऊपर डॉक्टर्स बहुत निर्भर होते हैं, पैरामेडिकल के लोगों पे डॉक्टर्स बहुत निर्भर हैं। समझिए कि हमने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को, मैं खुद स्टिचेस किया हूँ, क्योंकि मैं ये काम किया हूँ तो मुझे स्टिचेस करने, तो सर्जन लोग ना कभी लगता था कि इनको दे देंगे तो अरे ज्ञान कर लेंगे अपना, ये कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने ऊपर एक लेयर नीचे का सिल दिया, ऊपर वाले लेयर को सिलना हम सिल लेते थे, टाके मारना है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि क्योंकि सिलते वक्त ना भी खून आता है, ब्लीडिंग आता है हल्का हल्का, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेप लिए रहते हैं, पोंछते रहते हैं और टाका मार रहे होते हैं ताकि घाव हमको सही से दिखे। ठीक है, उस वक्त छूट सकता है, तो डॉक्टर आप पे बहुत निर्भर होता है। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बनती है कि आप एक एक चीज मॉनिटर करें, एक एक चीज काउंटेबल रखें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। सुना है कभी कि घड़ी डॉक्टर की छूट गई है, गाज पीस छूट गया, वो सड़ रहा है, अंदर मवाज बन रहा है, तो ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली हैं। ये चीजें हम लोगों को एकदम अवॉइड करना है। चलिए, स्ट्रेट मायो सीजर का काम क्या था? तो सिंपल एक हैवी सीजर है जो नॉर्मली सूचर को काटने का काम करती है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके स्क्रूज को चेक कर लिया करिए हर यूज के बाद और यूज से पहले भी। दूसरा है कर्व मायो सीजर, सिंपल ये कर्व है ना, ये कर्व है इसलिए, बाकी इसका भी काम वही चीज है। कर्व ब्लेड है, ब्लंट और शॉर्प हो सकता है, उसके जो एजेस होते हैं ब्लंट या शॉर्प हो सकते हैं। इंटेंडेड टू कट टिश्यूज, बेसिकली टिश्यू को काटने के लिए है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ सीजर्स विल बी कॉज द ब्लेड्स टू बी बिकम्स डल। डल होने का मतलब है उसकी जो धार है उसको खराब कर देता है, उसको डल बोलते हैं। जब कैंची काटना बंद कर देती है उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, उसको डल बोलते हैं। अगर जो ये जैसे टिश्यू काटने वाली है, अब इससे आप क्या काट रहे हो? तो सूचर्स काट रहे हो, मोटे मोटे कपड़े काट रहे हो, तो क्या होगा? उसकी धार खत्म हो जाएगी। जो धार खत्म हो जाएगी यानी कि बिकम्स डल हो जाता है, उसके ब्लेड्स जो है वो डल हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो ऐसा आपने मिस यूज किया तो खराब हो जाता है, जो कि इफेक्ट करता है। ऑलवेज चेक द स्क्रू, इंश्योर द फुली टाइटन। और कॉशन के तौर पर यानी कि सावधानी क्या देखना है कि जब कभी भी आप इसको लेके आते हो तो पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि वो स्क्रू पूरी तरह से टाइट है कि नहीं है। ठीक है, ओके। कर्व मेडजेन सीजर यानी कि मेड्स या टिश्यू सीजर, सिर्फ ये टिश्यू काटने के लिए होती है कर्व शेप में। ठीक है, हाँ, इसका क्या है कि ये एजेस बहुत कम होते हैं, इस सीजर काटने के लिए ये ज्यादा बड़ा रहा तो गैप बनेगा, तो ये ना ऐसे हो सकता है, समझ रहे हैं, जैसे दो ब्लेड है ना, वो ऐसे भी जा सकते, बीच में गैप हो सकता है, इसलिए कम गैप दिया जाता है ताकि इजीली से हम लोग काट सकें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, क्वेश्चन के तौर पे वही स्क्रू की बात आती है। बाकी लॉन्गर या थिनर सीजर होती है, मैं बोला ना, या तो लॉन्ग होगी और पतली सी होती है। कर्व या स्ट्रेट हो सकती है, कैन बी ब्लंट और शॉर्प, वो ब्लंट उसका जो ऊपर का जो टिप है वो ब्लंट या सॉफ्ट भी हो सकता है। इंटेंडेड टू कट द टिश्यू ओनली, ये सिर्फ किसके लिए बनी है? टिश्यू काटने के लिए, उस मांस के टुकड़ों को काटने के लिए बनी है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंडेज सीजर, बैंडेज समझते हैं ना,
पट्टी उट्टी जो बांधते हैं, यस यस यस, ये वही चीज है, यही अंदर घुसा करके और काट लिया जाता है। ये घुसाने के लिए मतलब अंदर पहुंचाने के लिए पड़ा हुआ है कि अंदर गया और काट लिया। लिस्टर बैंडेज ये ना, जिन्होंने इसको बनाया उसी का नाम लिस्टर बैंडेज रख दिया गया, बैंडेज काटने वाली कैंची, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैंडेज सीजर बोलते हैं, ठीक है। कट द ड्रेसिंग ड्रैप्स, ओके चलिए एक चीज है पॉइंट, ये ध्यान दीजिएगा, ड्रेसिंग काटना तो सबको पता है, ड्रैप्स क्या होते हैं, तो ड्रैप्स वो कट शीट को बोलते हैं हम लोग, कट शीट समझते हैं। ऑपरेशन के दौरान मरीज को यूं लेटा करके उसके ऊपर पहना लगा दिया जाता है, और उसमें छेद रहता है जहां से ऑपरेशन करना है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैप्स बोलते हैं। और ऐसे आइटम जो कपड़े के बने होंगे जो ओटी में यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना। ऑल्सो सिजेरियन सेक्शंस टू बी ओपन द यूट्रस विदाउट हार्म टू द बॉडी, और ऐसे बहुत जगह यूज इन सिजेरियन, और इसको सिजेरियन में भी यूज करते हैं नॉर्मली यूट्रस के लिए, ओपन द यूट्रस, यूट्रस को ओपन करने के लिए, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो तो बच्चा निकल नहीं पाता है तो थोड़ा सा और उसको काट करके बड़ा कर देते हैं ताकि इजीली आ जाए, तो वैसे केसेस में भी इसका यूज किया जा सकता है, पर केयरफुल रहना होता है, ठीक है ना। एंगल ब्लंट, एंगल ब्लंट का मतलब वही है जो ऊपर थोड़ा सा ब्लंट है ना, ये एंगल, ये वाला ब्लंट, हाँ और रहता है। बाकी ये भी फ्लैटन टिप होता है, इसलिए सीजर को बढ़िया से देख लेना होता है ड्रेसिंग ड्रैप्स को काटने के बाद, और ऐसे किसी और मटेरियल को मत काटिए जिसकी वजह से वो सीजर खराब हो जाए, ठीक है। बार्ड पाकर हैंडल, एक्चुअली ना पाकर हैंडल ही बोलते हैं हम लोग इसको, पाकर हैंडल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसी पर वो जो छोटी सी ब्लेड आती है ना, सिजेरियन ब्लेड कह लीजिए या सर्जरी ब्लेड जो आती है, इसी के ऊपर सेट किए जाते हैं। ये 3 में शॉर्ट है, 3 में लॉन्ग है, इस 4 में ये 4 में शॉर्ट है, 7 में लॉन्ग है, ठीक है ना। ये लॉन्ग इसलिए किया जाता है, नॉर्मली इसको बीपी हैंडल या स्कार्पेल या नाइफ हैंडल बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग स्कार्पेल बोलते हैं। इसमें ना एल जो है साइलेंट है, तो बिना एल का पढ़ेंगे आप स्कार्पेल, ठीक है ना। हाँ, स्कार्पेल का मतलब है वो हैंडल जिसमें ब्लेड लगेगी, सर्जरी वाला, ठीक है ना। ओके, पाकर हैंडल नॉर्मली अलग अलग साइजेस में होते हैं, बाकी 3 और 7 का हैंडल होल्ड द ब्लेड। अब देख लीजिए कि 3 और 7 का कौन कौन सा हैंडल कर लेगा, 10 नंबर की ब्लेड, 11, 12 और 15, बाकी 4 नंबर का हैंडल करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये तीसरा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। और ठीक है, हाँ अब ये देखिए इसके ना सावधानियां बहुत जरूरी है। एक तो गलत ब्लेड गलत हैंडल में नहीं लगेगा, आपने फोर्सफुली लगाया भी तो काटते समय छटक के गिर जाएगा और उसी अंदर चला जाएगा। आप ढूंढिए ना खून में, ऐसे जैसे अंगूठी ढूंढते हैं ना वो शादियों के बाद, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, वो हाथ में भी लगेगा ना, जाहिर सी बात है, हाथ से आप ढूंढ रहे, पकड़ा गया, कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ध्यान से इसको करना होता है। तो गलत हैंडल और गलत ब्लेड एक साथ ज्वाइन नहीं करानी है। जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पर 3 और 7 के हैंडल में सिर्फ 10, 11, 12 और 15 ही लगनी चाहिए। अब पता लगा कि आपने इस वाले में सेट किया तो निकल जाएगी, या अप्रोप्रिएट फोर्स लगा के काट नहीं पाएंगे, तो उससे बचने के लिए करेक्ट हैंडल में करेक्ट नंबर की ब्लेड यूज करेंगे। ये पहला क्वेश्चन याद रहे। अलाउ द सर्जन टू प्लेस इन द न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का मतलब है कि नॉर्मली ये सर्जन, न्यूट्रल जोन का मतलब होता है कि आप निकाल के रखते होते हैं, जब आएगा तो सर्जन अपने से लगाएगा। दूसरी, नेवर यूज द फिंगर टू लोड द अपलोड नाइफ ब्लेड। ओके, वो रेजर जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, नॉर्मली ब्लेड देखते हैं वो सामने से नहीं पकड़ते हैं, साइड से पकड़ के लगाते हैं। सामने से पकड़े तो धार है ना, कटने के चांसेस, वही ये बोल रहा है कि अपने फिंगर का यूज मत करिए, चाहे निकालते समय चाहे करते समय। उसका एक अलग तरीका है, पीछे से पकड़ते हैं उसको, जिधर से शार्पनेस नहीं उधर से नहीं, उसके पीछे से पकड़ के और सेट करते हैं। ऑलवेज यूज नीडल होल्डर। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, तनिसु काम कहां से हैंडल लेके आएंगे, सीधा ब्लेड लिया और उसी से काम, तो नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। वो फोर्स नहीं लगता है जिस फोर्स से काटना होता है। जब आप काटते हैं ना तो काटते समय जब हम लोग स्किन की लेयर टॉप वाली काटते हैं, उससे प्रॉपर हैंडल में लगा हो तो खून ना ऐसे निकलता है, बाहर ऐसे आता है वो, ठीक है, बाहर आएगा तो हम लोग तुरंत उससे गैस पीस से क्लीन करते हैं, फिर चीरते हैं।
जैसे ऊपर का लेयर एकदम कट गया ना, फिर बीच वाला लेयर आता है, फिर करते हैं। तो जैसे जैसे तीसरा लेयर चालू होता है ना, तब आर्टरी का नंबर आ जाता है। अगर जो गलती से, आर्टरी कह रहे हैं, कैपिलरी वेजल, अगर गलती से कटता है ना, तब जाके ब्लेड ना फट से यूं करके आएगा वो। लेकिन हम लोग बहुत केयरफुली, तो ब्लेड का यूज बहुत जरूरी है। अब ब्लेड को रिप्लेस कर दिया गया है कट एंड कॉक, जो हमने बताया था वो पेंसिल वाला, याद है? पर कहीं हर जगह उसको यूज नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द स्किन इज नॉट स्टेराइल, once the skin is incision made, the should be removed from the myostand, isolated and reused only to incise। वो क्या है कि ब्लेड एक बार आप उसमें से पैकेट से फाड़ लिए तो दोबारा आप उसको रीपैक नहीं करेंगे, अगर जो यूज हो या नो, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्किन जो है स्टेराइल नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति की स्किन पे बैक्टीरिया रहेगी, चाहे लाख आप साफ कर लीजिए, है ना? तो वही कह रहा है कि once the skin incisions made should be removed from the myostand and isolated and reused only to incise the skin। लेकिन अगर जो किसी व्यक्ति का आप ऑलरेडी उसी से चीरा लगाया है तो लास्ट तक उसी को ही रखिए, ठीक है, दूसरा लेने की भी जरूरत नहीं है। पर और नहीं यूज हो रहा है, पर आपने ओपन किया है, तो फिर उसको वापस फेंक देंगे, उसको रखेंगे नहीं, ठीक है। और कुछ इसमें रह गया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रह गया।